सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक साथियों को और सभी जितने भी हमारे गुरुजन हैं सभी को मैं प्रिंस गुरुदेव आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज सुबह सुबह जो है ये पाठ जो कक्षा 5 का टोटल पर्यावरण लेके आए हैं। अगर लंबी वीडियो होगी तो हम लोग 2 पार्ट में लेके आएंगे, लेकिन इसमें कंप्लीट आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी कंप्लीट जो आपका सिलेबस दिया हुआ है प्रत्येक के कंटेंट को देखिए कि क्या प्रश्न बन सकता है। एकदम अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्षमता परीक्षा नहीं, ये बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये जो है क्लास है। यदि आप बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो के जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया होगा बिना एकेडमी ऐप का साथियों। उस बिना एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लें। जाएंगे तो जैसे इस लिंक में जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें एक लिंक दिया है बिना एकेडमी ऐप लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। बिना एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और ये वीडियो भी मिलेगा। मात्र 399 का कोर्स है साथियों, तो फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए। सक्षमता परीक्षा 5 बार और 3 बार नहीं, मात्र एक बार में ही आप 140 प्लस स्कोर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इस चीज को समझा रहे हैं, तो देखेंगे। हम देरी ना करते हुए आइए हम लोग वीडियो में चलते हैं कि देखेंगे आपका जैसे एनसीईआरटी अगर एससीईआरटी के बुक जो आप लोग पढ़ाते हैं, ये कक्षा 5 का, ये जो है कक्षा 5 का है। कक्षा 5 का जो है अध्याय 1 है पटना से नाथुला की यात्रा। पटना से नाथुला की यात्रा, तो आपको तो ये जानकारी है कि पटना जो है बिहार की राजधानी है और नाथुला का इस सारी चीजों को हम लोग जो है एक एक करके इसमें देखेंगे। ये देखेंगे कंचनजंगा है, ठीक। तो ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने देखिए बहुत ही अब सारे बुक्स में देखेंगे। ये चाय बागान में काम करती महिलाएं हैं, ये याक है, ये सब चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है इस चीजों को पहले ध्यान से समझ लीजिए। देखेंगे ये जो क्वेश्चंस भी हम लोग हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव सवाल भी है वो ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम लोग इसमें करेंगे, ठीक। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। पार्ट 3 यहाँ से शुरू हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ से चलते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जरा समझेंगे क्या है। कह रहा है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है साथियों। सिक्किम की राजधानी जो है वो कहाँ पे है, गंगटोक है। सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ये आपको एक एक क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। इसमें जो पटना से जो नाथुला की जो यात्रा है जो है उसमें हम आपको कुछ चीजें आपको समझा रहे हैं, वहां से फिर आप चीजों को समझेंगे। जो है पटना जो है वो क्या है, बिहार की राजधानी है। पटना की अगर मैं बात करता हूं तो पटना जो है ये क्या है, बिहार की, बिहार जो राज्य है वो बिहार की राजधानी है, ठीक है साथियों, बिहार की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है नाथुला क्या है, तो नाथुला जो है सिक्किम में, जो नाथुला जो है वो जो है वो सिक्किम की, वो सिक्किम में उपस्थित है। सिक्किम में ये दारा दर्रा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे कंटेंट को भी पढ़ेंगे और सारे कंटेंट को भी समझेंगे कि कैसे कैसे क्या है, तो इस चीज को देखेंगे। कह रहा है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है, तो दार्जिलिंग किस राज्य में है साथियों, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला है दार्जिलिंग कैसा स्थल है। दार्जिलिंग जो है एक बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय स्थल है जहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। सुबह के समय बर्फ से ठंडी कंचनजंगा जो है, ये जो कंचनजंगा जो है टाइगर हिल, ठीक है। नहीं, टाइगर जो अगर मैं बात करता हूं यहां से, टाइगर जो हिल है, टाइगर हिल का मतलब होता है एकदम टाइगर के शेप का पहाड़ियां है। यहां से कंचनजंगा को देखने पर सतरंगी यानी 7 रंग की बदलती हुई जो दिखती है, कौन, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पहाड़ी है वो कहां बदलती हुई उस चीज को दिखेगी। अब देखेंगे सर कंचनजंगा जो है, ठीक है, कंचनजंगा जो है, अगर ये बात करते हैं कि कंचनजंगा कहां पे है, तो कंचन जो जंगा है, देखेंगे कंचनजंगा जो कंचनजंगा जो है
ये जो है कहाँ, ये जो कहाँ पे है साथियों, कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल, इस चीज को ध्यान देंगे कि सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल की सीमा पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत है, देखेंगे तो आगे देखेंगे। कहता है कि सुबह के समय बर्फ से ठंडी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी बदलती हुई दिखाई देती है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। क्या क्या? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। जो आपके एससीईआरटी के सिलेबस में साथियों दिया हुआ है, हम आपको उतना ही बता रहे हैं। जो इस देखिए बहुत डीप में जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जो आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ वही चीजें पूछी जाएगी। तो हम आपको वही चीजें बता भी रहे हैं साथियों कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो भारत का पहला जो है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान चिड़ियाघर के नजदीक दार्जिलिंग में है। पहला हिमालय पर्वत, ये कब बना था? तो तेंजिंग जो नोर्गे थे, आगे जब हम पढ़ेंगे कि तेंजिंग नोर्गे क्या होता है। जो तेंजिंग जो नोर्गे हैं, जब उन्होंने 1954 ईस्वी में जब उन्होंने क्या किया हुआ था कि जब पर्वतार एडमंड हिलेरी के साथ जब उन्होंने हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई को जब उन्होंने जाके झंडा फहराया है भारत का, तो उनकी आने की खुशी में इस पर्वतारोहण की सबसे पहले भारत के जो पर्वतारोहण है माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले, उनकी खुशी में जो भारत सरकार ने जो है वहां का पर्वतारोहण, जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का स्थापना किया था। कहाँ पे? दार्जिलिंग में स्थापना किया हुआ था। चलिए आगे है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदम कुर्ती। जब हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे आप, तो वहां जो है गौरव तेंजिंग नोर्गे, जो तेंजिंग नोर्गे हैं, जो 20 वर्ष की उम्र से ही वो जो उन्हें पर्वतारोहियों के लिए कुली का काम करते थे, वहां पे हमेशा वो चढ़ते थे और उनके सामानों को लेकर ढोया करते थे। तो गौरव तेंजिंग नोर्गे के आदम का मूर्ति लगा है, उनकी जो है वहां फोटो लगी हुई है। ठीक है। एवरेस्ट म्यूजियम भी दार्जिलिंग में। एवरेस्ट म्यूजियम भी कहां पे है? दार्जिलिंग में। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो है वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। क्लियर? अगला जो है, तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था। कहां हुआ था? तेंजिंग नोर्गे का जन्म जो है वो तिब्बत में हुआ था। बचपन कहां बीता है? नेपाल में। और बाद में ये क्या, भारत के निवासी बन गए। तो सबसे पहले सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि तेंजिंग जो नोर्गे कौन थे? तो तेंजिंग जो नोर्गे जो थे पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय, तो किसके साथ? अपने दोस्त एडमंड हिलेरी के साथ चढ़े हुए थे। और जो 20 साल की उम्र से ही उन्होंने क्या है, पर्वतारोहियों के लिए कुली का काम करते थे। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तिब्बत के। लेकिन बाद में जाकर कहाँ के निवासी बन गए? भारत के निवासी बन गए। आगे देखिए, लिखा भी है कि तेंजिंग जो है, तेंजिंग नोर्गे जो है 20 वर्ष की उम्र से ही पर्वतारोहियों के लिए क्या चीज का काम करते थे? कुली का काम करते थे। कुली का काम किया करते थे तेंजिंग नोर्गे। कुली का काम इसलिए कि इन्होंने क्या किया, जैसे जितने भी लोग पर्वतारोही लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा करते थे, तो उनके सामानों को, चूंकि पर्वतारोही जो सिलेंडर वगैरह बहुत सारे कपड़े अलग लेके चलते हैं, बहुत सारे औजार भी लेके चलते हैं, तो उन सबको ढोने के लिए जो तेंजिंग नोर्गे जो है पर्वत पे चढ़ा करते थे और उनके लिए कुली का काम किया करते थे। ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम, क्योंकि आपके किताब का प्रश्न है। तो कह रहा है कि सन 1947 में तेंजिंग पर्वतारोहण के दौरान घायल एक साथी, जब भारत जब 1947 में जब आजाद हुआ, तो उसी वर्ष में तेंजिंग जो है वो किसी पर्वतारोही को लेकर के अपने कुली का काम करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। तो उनके एक दोस्त जो है वागडी नोरबू को क्या किए थे, उन्होंने अचानक पहाड़ पर से क्या हो गए, पर्वतारोही के जो रोहन के दौरान, पर्वत पर चढ़ने के दौरान वो गिर गए। जब वो साथी गिरे तो वो क्या घायल हो गए। तो वहां से तेंजिंग नोर्गे ने अपने पीठ पर लाद कर अस्पताल ले गए और उन्हें बचाया। इस कारण उन्हें सिरदार की उपाधि दी गई। इस कारण उनको सिरदार की उपाधि दी गई। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा सिरदार किसके कहते हैं। देखिए तो आगे लिखा भी है कि पर्वतारोहियों के साथ चलने वाले कुली तथा गाइड को दार्जिलिंग की भाषा में सिरदार की उपाधि दी जाती है। जो भी पर्वतारोहियों को हेल्प करता है, जो उनके साथ चलता है, जो उनके सामानों को ढोता है या उनको हेल्प करता है, उनको क्या कहा जाता है? दार्जिलिंग की भाषा में सिरदार की उपाधि दी जाती है। तो जब इन्होंने पीठ पर लाद कर किसको? वागडी नोरबू। आप इसको भी याद रखेंगे, इनके कौन से दोस्त थे? वागडी नोरबू। जो वागडी नोरबू जो थे, इनको जब लाद इनको सिरदार की उपाधि दी गई। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के साथ
हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर पर है, जो विजय का झंडा जाके फहराया था, किसने फहराया था? तेंजिंग नोर्गे अपने दोस्त सर एडमंड हिलेरी। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत कि कौन से व्यक्ति जो है जो सबसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी, दोनों दोस्त थे और जाके वहां पे क्या भारत का झंडा फहरा के आए थे। कहाँ के रहने वाले थे तेंजिंग नोर्गे? आपके तिब्बत के रहने वाले थे। बचपन कहाँ बीता था? नेपाल में। बाद में कहाँ के निवासी बने? भारत के। ये 1953 ईस्वी में, कहाँ पे? 1953 ईस्वी में गए। इस विजय के उपलक्ष्य में सन 1954 ईस्वी में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। जब वहां से विजय प्राप्त करके आए पर्वतारोहण से, तो वहीं पे दार्जिलिंग में ही हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, जो पर्वतारोहियों के लिए एक एकेडमी की बात कर सकते हैं, एक कॉलेज की बात हो सकती है, उस संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें तेंजिंग नोर्गे की आदम मूर्ति, आदम कद, यानी आदम कद मतलब उनके बराबर क्या, उन्हीं के जैसा एकदम एक मूर्ति लगी हुई है, जहां पे आप जाइए, बहुत अच्छी सेल्फी पॉइंट है, वहां पे आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और ये चीज आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का आ सकता है, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, हमेशा ध्यान रखें कि हाल फिलहाल में बिहार की जो एक बेटी है श्री निरुपमा अग्रवाल, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये करंट अफेयर्स में कि बिहार की कौन ऐसी लड़की है जो माउंट एवरेस्ट को पाए, तो श्रीमती जो है निरुपमा अग्रवाल जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। गंगटोक समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 फीट की ऊंचाई पर है। कितने फीट की ऊंचाई पर है? 6000 फीट की ऊंचाई पर है। आगे जो है क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा गया है कि तीस्ता सिक्किम की जो प्रमुख नदी कौन है? तो सब सिक्किम की प्रमुख जो नदी है वो क्या है? सिक्किम है। सिक्किम जो है की प्रमुख नदी तीस्ता, यानी तीस्ता क्या है? तो नदी है, वो भी कहाँ की? सिक्किम की प्रमुख नदी है। सिक्किम में लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती हैं। पूछा जाएगा कि लेप्चा, नेपाली और भूटिया जो है ये जातियां कहाँ की, किस राज्य में निवास करती हैं? तो सिक्किम राज्य में निवास करती है। कहाँ जाति निवास करते हैं साथियों? तो सिक्किम राज्य में निवास करती है। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमाप्पा गंगटोक में है, जो बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान, यानी बौद्ध धर्म का जो गुरु है करमाप्पा, उनका जो है रूमटेक मॉनेस्ट्री नामक जगह पे उनका क्या है? वहां पे उनकी निवास स्थान है। किनका? जो बौद्ध धर्म के गुरु जो है करमाप्पा, उनका निवास स्थान। नाथुला जो है नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जो समुद्र से 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। तो पूछा जाए कि नाथुला कहां पे है? तो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित एक दर्रा है। क्या है? दर्रा। भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा कहां था? नेपाल के बॉर्डर पे। नाथुला में घुमावदार सड़कें पाई जाती हैं। नाथुला में किस प्रकार पूछा जाए घुमावदार सड़कें निम्नलिखित में से किससे पाई जाएगी? 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें वो दे देगा घुमावदार, सीधी, है ना। तो इस तरह से घुमावदार सड़कें कहां पाई जाएगी? नाथुला में। नाथुला का जो रास्ता है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में सिल्क मार्ग निम्नलिखित में से किससे जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था प्राचीन काल में? नाथुला को सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, नाथुला को सिल्क मार्ग से नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। तो ये जो है आपका पाठ 1 था। पाठ 1 में इतने सवाल थे। यहाँ से आपके जो भी प्रश्न पूछेंगे इसमें से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके सारे सवालों का जवाब अगर हम देखते हैं यहाँ देखिए, तो किन 2 राजधानियों की अगर प्रश्न में अगर आप आते हैं, देखेंगे अगर प्रश्न में भी आते हैं तो देखिए
किन दो राजधानियों की बात जो है लेख में की गई है? तो देखिए किन दो राजधानियों को, एक बात किया गया है पटना की बात जो बिहार की राजधानी है, और एक जो है गंगटोक की बात की गई है जो कि सिक्किम की राजधानी है। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी? तो 7 रंग का बदलता हुआ दिखाई देता है, 7 रंग का बदलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये सारे चीज है। ठीक, बंद मत करो। ठीक है, कह रहा है कि आपको सूर्योदय सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है? तो कैसा लगेगा? एकदम 7 रंगी इंद्रधनुष के टाइप का लगेगा। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम लिखे, केटू है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, तो इसी तरह की से आपके बहुत सारे प्रश्न भी, चाय के बगान, याक जो है, ठीक, ये जो याक है ये क्या ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है? मैं याक के बारे में आपको जो क्वेश्चन कुछ है वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं कि याक क्या है। याक जो है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ ये जो है लंबे बालों वाला पशु है। कहाँ है? लंबे बालों वाला पशु है, लंबे बालों वाला पशु है। दिखाई दे रहा होगा? चलिए, नहीं होगा तो देखिए, लंबे बालों वाला पशु है। दूसरा इसमें क्या है कि ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ये जो है सिक्किम में भी पाया जाएगा, ये जो है सिक्किम में भी पाया जाएगा, क्योंकि सिक्किम भी ठंडा प्रदेश है। तो याक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंबे लंबे बाल वाले पशु देख रहे हैं, इसमें कितने कितने लंबे लंबे बाल है एकदम, ये देख रहे, तो लंबे लंबे बाल भी। रोपवे, एक क्वेश्चन और है कि रोपवे, रोपवे क्या होता है साथियों? रोपवे जो है, अगर आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे तो हम आपको दिखा पा रहे हैं, देखेंगे यहाँ कि रोपवे जो है, इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, एक मान लीजिए कि एक पोल है, अगर हम यहाँ से कम देखिए तो एक पोल होता है, मान लीजिए कि एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है, ठीक ना, और इसी बीच में रस्सी और इसी बीच में एक बॉक्स लगा रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको यहाँ पे बैठने वाला जगह होता है, और यहाँ से आराम से ढलान की तरफ होता है, और यहाँ से जैसे हुआ तो ऑटोमेटिक ढलते हुए रस्सी जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रस्सी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिहार के अभी राजगीर में रोपवे बना हुआ है, तो वहां पर भी इसी को रोपवे, रोप माने होता है रस्सी, और वे माने होता है रास्ता, यानी जो है वो रस्सी का रास्ता। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में बनाया गया था, वहां पे तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। मैंने ये सारा चीज आपको बता दिया। ठीक है, आगे जो है देखेंगे 1953 में सारा चीज मैंने, तो 1953 में तेंजिंग नोर्गे पर सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से इतना ऊंचे है कि विजय का झंडा गाड़ा, ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी देखिए, यही एडमंड हिलेरी है और तेंजिंग नोर्गे हैं। देखिए ये सारे जो है फीट पर सामान लाद कर पहुंचते हैं। ये सारा कुछ जो है, ये जो सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी, सिक्किम के लोग कैसे, देखिए सिक्किम के रहने वाले पहाड़ों घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है, जो मैंने आपको सब चीज तो एक एक पॉइंट को हमने लिया है साथियों, और एक एक पॉइंट मैंने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। जहां से भी आपके सवाल बन सकते थे वो मैंने सभी सवालों को लिया है साथियों। तो अब हम आइए देखते हैं कि पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है समझेंगे। पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में है कि इस पार्ट में किस खेल की चर्चा है। तो इस पार्ट में जो है साथियों खो खो खेल की चर्चा है। किस खेल की चर्चा है साथियों? तो खो खो खेल की चर्चा है। खो खो में पूछा जाएगा कि खो खो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में जो है खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो खो खो में खिलाड़ियों की जो अगर संख्या जो होगी, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 12। कितनी होती है? खिलाड़ी की संख्या 12। पूछा जाए क्रिकेट में कितने होते हैं, तो क्रिकेट में अगर बात करते हैं तो देखेंगे क्रिकेट में कितने होते, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। कबड्डी में कितनी होती है, तो कबड्डी की अगर बात करते हैं तो 7। ठीक ना, चलिए मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। जैसे होता है ना कि कौन कौन से किस प्रकार का खेल है, तो मार्शल आर्ट जो है एक युद्ध आर्ट है। ठीक है ना, वार वार।
चलिए आगे, गतका सिख समुदाय में खेले जाने वाला एक मार्शल आर्ट है। सिख समुदाय, जूडो कराटे भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, यहां से चीज और भी समझ आपको मैं बता दूं मैं, जिस तरह से गतका जो है ये भारत में सिख समुदाय, भारत में जैसे है कि जो सिख समुदाय है, यहां से समझेंगे, सिख समुदाय जो है, सिख समुदाय जो गतका, ठीक है। उसी तरह से जापान का जो युद्ध कला जो आर्ट है वो है सुमो। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में कुश्ती, ये सारे क्या है, युद्ध कला है, युद्ध कला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेला। जो गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य रूप में सेना का रूप दिया था। उसी समय इस गतका का प्रयोग किया जाता था, गतका को खेला जाता था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही खेल है। देखिए अगर इसी में अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे यहीं पे दे रखा है अध्याय 2 में जो खेल की घंटी में कक्षा सारा चीज दे रखा है। आप इसे, इसमें इससे ज्यादा कोई सवाल बनेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको इतना ही रहने दिया, इसमें इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। अब जो है पाठ 3 है बीजों का बिखरा। बीज कहाँ पे प्रयोग होता है साथियों, तो आपको पता है खेतों में कोई भी फसल अगर उगाना है तो उगाने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोग बीज डालते हैं, तो उस बीज का प्रयोग, तो बीज क्या है, तो इसमें लिखा है कक्षा 5 में देखेंगे कि पाठ 3 में जो है, कक्षा 5 के पाठ 3 में बीजों का बिखरना में से संबंधित है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर थे। इसी से में दिया हुआ है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर थे। और कहाँ के उनका जन्म स्थान था, बिहार में। बीजों के अंकुरण के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़े, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है बीजों के अंकुरण में, तो किसकी आवश्यकता, मिट्टी, पानी, ताप, हवा और सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। किसके लिए, बीजों के अंकुरण से। बीज का अंकुरण क्या होता है, जैसे अब रात में भी और चना भिगो देते हैं, गन्ना रोपते हैं, तो देखेंगे उसमें अंकुरित पौधा निकल आता है, उसी को कहते हैं अंकुरण। तो बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी, ताप, हवा और सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। देखिए अगला जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम इसको वीवीआई के नाम से कह दें तो देखेंगे बहुत मजे कह रहा है कि हरसिंगार या गुलमेहदी, जो हरसिंगार या गुलमेहदी के बीच जो है फटक कर या चटक कर बिखरते हैं। हरसिंगार और गुलमेहदी जो है फटक कर, कह रहा है कि फटक कर या चटक कर बिखरने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि फटक कर या चटक कर बिखरने वाले बीज कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, हरसिंगार या गुलमेहदी। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो हरसिंगार और जो गुलमेहदी के बीच जो है फटक कर या चटक कर बिखरा जाता है। कपास के जो बीज को हवा में उड़कर बिखेरते हैं। नहीं, हवा जब क्या होता है, कपास के बीज देखिएगा कभी कभी कपास क्या होता है ना, पटुआ, जिसको हम लोग बिहार में पटुआ या पटसन देखेंगे, जब होगा तो क्या होगा, जब इसे हवा बनेगा तो पूरा उड़ के उसमें रुई के जैसा होता है, रुई देखना, रुई के जैसा उड़ता रहता है पूरे शरीर। अगर एक एरिया में एक जगह कहीं हो जाए तो चारों तरफ उड़ेगा, उसका जो रुई टाइप का उड़ता रहेगा, और उड़ेगा तो उसके बीज जो है कहीं कहीं जाएगा और वहां वो जम जाएगा, ऑटोमेटिक जम जाएगा। तो हवा से जो कपास और पटसन जो होता है उसके जो है कपास कह सकते हैं, तो उसके बीच जो है हवा से जो है रुई की तरह उड़ के जा करके कहीं ना कहीं जम जाएंगे, तो हवा से उड़ के बिखेरते हैं। हरसिंगार और गुलमेहदी कैसे फटक कर या चटक कर बिखेरने वाले। फटक कर चटक कर क्या होता है, जैसे देखिए एक भी हम लोग होते हैं ना, देखिए गांव में एक फूल होता है जिसको जैसे हाथवा में, जैसे उसको इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है, जैसे उसके हाथ में रखेंगे तो खूब बढ़िया से हम लोग खूब बचपन में खेला करते थे कि जैसे हाथ में लिया तो ऑटोमेटिक पूरा फूट जाएगा, फूट के क्या हो जाएगा, बिखेर जाएगा। तो वही है हरसिंगार या गुलमेहदी। कमल एवं कुमुदनी फूल का नाम है कि फल पानी में तैर कर बिखरते हैं। आपको पता है कमल जो है कीचड़ में खिलता है, जब कीचड़ में खिलेगा तो क्या होगा, कमल का जो वहां से बीज होगा वो एक पानी के फैलेगा, पानी जहां जहां जाएगा उसके साथ तैरेगा, और जहां पे पानी स्थिर होगा वहीं पे जम जाएगा। तो कमल और कुमुदनी के पौधे जो है फल पानी में तैर कर बिखेरते हैं। तो पानी में तैर कर बिखरने वाले कमल कुमुदनी, कपास के बीज हवा में, हरसिंगार गुलमेहदी फटक कर या चटक कर। अगला देखते हैं, ये आपके बुक्स के हैं।
अगला है कह रहा है गोखरू, जो गोखरू के बीज जो है पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। गोखरू, ये सारे के सारे हमारे ऐप के पीडीएफ में मिलेंगे, सारे ऐप के नोट्स में मिलेंगे, इसलिए ऐप को फटाफट इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लें। तो गोखरू जो है कि बीज जो है पशुओं के शरीर से चिपक कर, पूछेगा कि पशुओं, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने वाले बीज किसके बीज पहुंचते हैं, तो किसके, गोखरू के। फटक कर चटक कर हर सिंगार कुल मेहंदी बता दिए, हवा से कपास बता दिए, है ना, पानी में तैरकर कुमुदनी और कमल बता दिए। लसोड़ा के बीज जो है पक्षियों के द्वारा बिखराया जाता है, किसके द्वारा बिखराया जाता है, पक्षियों के द्वारा। लसोड़ा के बीज कह रहा है पक्षियों के द्वारा किसको बिखराया जाता है, तो लसोड़ा के बीज को। पीपल, बरगद, अमरूद के बीज पक्षियों द्वारा ही फैलाए जाते हैं, इसके बीज को पक्षी खा लेते हैं। इसमें होता क्या, देखिए पीपल, बरगद, अमरूद, कभी कभी आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बरगद का पेड़ निकल गया, या बरगद के पेड़ के बीचे में से पीपल का पेड़ निकल गया। तो होता क्या है कि ये जो पीपल, बरगद और जो अमरूद के जो पेड़ है, ये पेड़ पक्षियां खा लेती हैं, लेकिन वो पेट में पचता नहीं है। तो जैसे वो पोटी करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ के पास जाके बैठे और पेड़ के पास जैसे पोटी करेंगे, तो उस पोटी में बीज जो चीज पचेगा नहीं वो भी बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो वहीं पे उसको हवा, पानी और सूरज का प्रकाश मिल जाता है। तो क्या करेगा, देखिए नीम के पेड़ जम जाता है बरगद के पेड़ में, है ना, बरगद के पेड़ में पीपल का पेड़ जम जाएगा। तो जैसे पीपल का बीज अगर बरगद के पेड़ में जाके किसी पक्षी ने गिरा दिया, तो वहीं पे उस चीज को अंकुरित हो जाएगा और जम के बाहर निकल जाएगा, पौधा बन जाएगा। तो एक पौधा में 2 पौधा तो कौन से होंगे, तो पीपल, बरगद, अमरूद, नीम के बीज पक्षियों द्वारा, किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, पक्षियों के द्वारा। और ये पूछ सकता है कि पक्षियों के बीट द्वारा, बीट मतलब पोटी के द्वारा, कौन से जो है किस पेड़ के जो बीज फैलते हैं, तो पीपल, बरगद, अमरूद, नीम, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अगला देखो, बीजों का बिखरना था, यही चीजें मैंने आपको पढ़ाया भी है, सारा चीजें इसमें एक एक पॉइंट को हमने देखे। गुलमेहदी के फूल और भी देख रहे हैं, देखिए यहीं पे मैं लंबा वाला ये जो है ये सब देख रहे हैं, जैसे इसको हाथ से दबाएं तो इतना मजा आता है, देखिए जैसे लंबा लंबा होता है, जैसे हाथ से छुएंगे फुट जाएगा, एकदम फुट के एकदम गोल हो जाएगा। ये लंबा होता है, जैसे करेंगे ना हाथ से छुएंगे तो फुट के लगा पूरा उसका बीज बाहर निकल जाएगा। तो ये गुलमेहदी हो गया। पानी में तैरकर कमल है, आपको देख ही रहे। देखिए पक्षियों के द्वारा बिखराव की बात करते हैं, देखिए लिखा है ना बरगद, देखिए ये बरगद के बीज है, ये अमरूद के बीज है, और ये पीपल के बीज है, ठीक ना, पीपल देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ दिया है ना कि मल या बीट के साथ ये बीज बाहर निकलते हैं। तो मैंने आपके एक एक पॉइंट को मैंने छुआ है, और एक भी पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं है। जहां से भी प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्न को साथ लेके आए। चलिए अगला है कक्षा 5। कक्षा 5 के पाठ 4 है कि हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम का शाब्दिक अर्थ होता है सूखी वनस्पतियों का संग्रह होता है। हर्बेरियम क्या है, तो जरा इस चीज को समझेंगे कि हर्बेरियम कहते किसे। हर्बेरियम जो होता है, जैसे क्या होता है कि हमको किसी पेड़ पौधों को अध्ययन करना है, तो उसमें क्या होता है कि एक कागज होता है, उस पर कागज पे क्या, तो अनेक प्रकार के पौधे, फूल को क्या कर ला के उस पर चिपकाया जाता है, और वहाँ पे उनका नाम, वैज्ञानिक नाम, उनकी विशेषता वहाँ पे लिखी जाती है। कि कोई भी, जैसे आप लोग अगर चिड़ियाघर में गए होंगे, चाहे किसी नर्सरी में गए होंगे, तो देखेंगे पेड़ पौधे लिखा जाता है, पेड़ पौधे पे। आजकल तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे पटना चिड़ियाघर वगैरह में जाए तो पेड़ के ऊपर ही एक टीन का वहाँ पे प्लेट लगा करके वहां पे उस पे लिख दिया जाएगा, या उसके सामने लिख दे, उसके सामने को गड्ढा खोद के एगो डंडा भी लगा दे, डंडा पे भी लिखा गया रहता है वहाँ पे प्लेट लगा के कि इस पेड़ का नाम ये है, और ये इस देश में पाया जाता है, इसकी आयु इतनी होती है, इसकी वैज्ञानिक नाम इतनी ये होती है। तो वो जो वहाँ पे लिखी गई रहती है, उसी को जब एक साथ कर देंगे तो उसको कहते हैं हम लोग हर्बेरियम। यानी हर्बेरियम जो है, अगर देखते हैं, देखिए मैं हर्बेरियम का फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा बगीचा है, इसमें देखिए तितलियां, मोर, बुलबुल, कबूतर, गौरैया, चील, बतख, है ना। देखिए तो इसी में हर्बेरियम का भी देखिए ये हर्बेरियम है। इस तरीके से आपको दिखाते हैं हम आपको हर्बेरियम का, अगर फोटो दिखेगा अगर, तो ये आपको यहाँ हर्बेरियम का फोटो भी नहीं दे रखा है इसमें। चलिए हर्बेरियम का फोटो नहीं दिया है साथियों, तो मैं आपको इस चीज को समझा रहा हूँ कि एक जैसे पेपर होता है, पेपर पे क्या करते हैं हम, आपको कंप्लीट सारी चीजें समझा देते हैं। देखिए देखिए यहाँ से होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक बड़ा सा पेपर लिया या कार्डबोर्ड लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेड़, यहाँ पे मैंने एक पेड़ यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ से
हमने यहाँ से एक पेड़, यहाँ यहाँ एक पेड़ को जा करके मैंने वहां पे लाया और उसको सुखा करके यहाँ पे चिपका दिया। फिर उसके नीचे हम इस पेड़ का नाम लिखेंगे, किस किस देश में पाया जाता है, किस किस राज्यों में पाया जाता है वो लिखेंगे, इसकी आयु लिखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे ना, इसकी विशेषता लिखेंगे। तो इन सभी चीजों को इसी तरीके से फिर मान लीजिए कि एक और मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक और फूल की यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे फूल के ला दिया। तो मान लीजिए कि एक गुलाब का फूल है, तो इसका मैंने टोटल विशेषता लिखा, आयु लिखा दी, सारी चीजें। तो इसी तरह से एक बड़ा सा पेपर पे इस चीज को ला करके चिपका देना और उसकी विशेषताओं को लिखना, एक जगह रखना, इसको कहते हैं हर्बेरियम साथियों। ठीक, आगे लेंगे। इसमें कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वनस्पति संग्रह संग्रहालय, औषधि संग्रहालय, जड़ी बूटी संग्रहालय, इसको कहा जाता है हर्बेरियम। हर्बेरियम वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षित पौधों के नमूनों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। हर्बेरियम एक कठोर कागज है, 100% एसिड मुक्त। पूछा जाएगा हर्बेरियम जो जिस पेपर पे चिपकाया जाता है उसकी गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, तो 100% एसिड, वहां पे एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड आएगा तो सारी चीजों को, पेपर को भी खराब कर देगा, गला देगा, और पेड़ पौधे भी धीरे धीरे दिमाग से खराब हो जाएंगे। अगला देखें। 16वीं शताब्दी के दौरान पीसा विश्वविद्यालय में चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर लुका घिनी को हर्बेरियम का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, यहां से पूछा जा सकता है, ये किताब में तो नहीं दिया है लेकिन हमने अपने तरफ से ऐड किया है कि पीसा विश्वविद्यालय के जो चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान के जो प्रोफेसर थे, कौन, लुका घिनी, उसका याद नाम रखेंगे, लुका घिनी को हर्बेरियम का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम, जिसके बहुवचन को हर्बेरिया, इंग्लैंड के केब में रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, यानी इंग्लैंड के केब में रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। यह विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 70 लाख नमूनों का व्यापक बना, सोचिए को ऐसा हर्बेरियम है 70 लाख वनस्पतियों को, पौधों को, फूलों को एक जगह रखा गया है और उसके अध्ययन के लिए, और उसकी सारी विशेषता, नाम, गुण सब कुछ लिखा गया है साथ। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम का नाम देहरादून हर्बेरियम है, जिसका स्थापना सन 1908 में दून में किया गया था। इसको जो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पे है, तो वो देहरादून में है। कहाँ पे है साथियों, देहरादून में, सन 1908 में। ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम इंग्लैंड के केब में क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जहां 70 लाख प्रजाति है। आगे देखेंगे सर, आगे हम देखते हैं साथियों कि अगला कौन सा पार्ट है। तो ये खेल खेल में जो है अगला पार्ट था साथियों, ये तो आपको पढ़ने के लिए पार्ट 5 ऐतिहासिक, ये बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि MVVI चैप्टर है। इससे आपके एक सवाल से, 1 से 2 सवाल जरूर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस महत्वपूर्ण चैप्टर को हम देखते हैं साथियों। कह रहा है कि संसार का प्रथम, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था। तो प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कोई और नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय, जो राजगृह पहले कहा जाता था, अब राजगीर कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। पूछेंगे 5वीं शताब्दी में की थी तो किस डेट में की थी, तो चूंकि आपको पता है कि सबसे पहला ग्रेगोरियन कैलेंडर को आया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट महीने आया, तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर यानी ईसाइयों का कैलेंडर जो आया वो 16वीं शताब्दी में आया। 16वीं शताब्दी से पहले किसी भी आप देखेंगे अगर आप ईयर को, वर्ष को, तो वहां पे दिनांक कभी नहीं दे, डेट नहीं दिया रहेगा, क्योंकि डेट का कॉन्सेप्ट 16वीं शताब्दी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आया था। तो इसलिए कभी भी आप इतिहास की किताबों को उठा के देखेंगे 16वीं शताब्दी यानी 1500 ईस्वी से पहले जो है, यानी 1500 से ईस्वी से पहले के किसी भी वर्ष में आपको तिथि नहीं दिया रहेगा, डेट नहीं दिया रहेगा। इसके पीछे का रीजन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 1600 शताब्दी में आया, वहां से शुरू हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि किस वंश के शासकों ने की थी, तो गुप्त वंश के शासकों ने की थी। गुप्त वंश के कौन से शासक, तो कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, ये आपके बीपीएससी टीआर 1 में भी प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से देश के
जो जो है विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं आते थे। 4 गो ऑप्शन दे दिया था, तो इन तीन गो ऑप्शन इन सब में से रहेगा और एक ऑप्शन बाहर का रहेगा। तो कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंग्लैंड तथा तुर्की, 4 2 6 गो नाम याद रखेंगे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंग्लैंड और तुर्की आदि देश से लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थी, जिनके प्रांगण में कितने मंदिर थे? 10 मंदिर थे। प्रांगण में कितने मंदिर थे? 10 मंदिर थे। और इस मंदिरों की क्वालिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। यानी 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों ने किया, लगभग 300 साल से, जब 300 साल के बाद यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी में एकदम उत्कर्ष, एकदम उन्नति पे रहा, एकदम टॉप लेवल पे रहा। वहां पे सारे लोग पढ़ने आते थे। लेकिन जैसे 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी जो है, जो अंत तक इस विश्वविद्यालय का अंत हो गया, क्योंकि एक मुस्लिम जो शासक था बख्तियार, उसने इस पूरे तहस नहस कर दिया इस पूरे विश्वविद्यालय के। यहाँ के सारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ भी रखे गए थे, सबको जला के राख कर दिया। अब पूछेगा कौन सी चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ा तो पढ़ाया? तो ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का श्रेय का क्षेत्र धर्मगज कहलाता है। धर्मगज क्या होता था? क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मगज क्या चीज से संबंधित? तो क्या चीज से संबंधित है? पुस्तकालय से। धर्म पुस्तकालय का क्षेत्र जो धर्मगज है, जो 9 मंजिली इमारत थी, इसमें 3 प्रकार के पुस्तकालय हुआ करते थे। पहला को नाम देते थे रत्न दधी, दूसरा को रत्न रंजक और तीसरा को रत्न सागर। रत्न दधी, रत्न रंजक और रत्न सागर 3 प्रकार के यहाँ पुस्तकालय थे। रत्न दधी, रत्न सागर और रत्न रंजक। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना पूर्व राष्ट्रपति, अब क्या है कि वो सारी चीजें खत्म हो गया था, तो विश्वविद्यालय के तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और नोबेल पुरस्कार विजेता बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? इसको पुनरुत्थान के लिए इनकी देखरेख में आरंभ हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय पुनः तरह से उभर रहा है साथी। अगला, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जिन्हें आधुनिक काल में राजगीर से नाम जाना है। कहता है कि मगध, किसी पुस्तक का है कि मगध की राजधानी कहां थी? तो गिरिब्रज। गिरिब्रज पूछा, राजगीर का पूर्व प्राचीन काल में नाम क्या था? तो राजगीर का प्राचीन काल में नाम था गिरिब्रज। पटना का पुराना नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र था। ठीक है। बोध गया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। बोध गया किसके लिए पर्याप्त है? किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा। पूछेगा यहाँ से 2 सवाल हो गए कि महात्मा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध। बोध गया किसके लिए परिवर्तित है? तो किसके लिए है? ये महात्मा बुद्ध के लिए। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली है, यानी जैन धर्म के संस्थापक जो भगवान महावीर है उनकी जो है जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। कौन? वैशाली। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु जो थे, वो पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्मस्थली पे जहाँ पे जन्म हुआ था वहां पे जो है, जो बहुत बड़ा जो चीज यहाँ पे लिखा गया होगा साथियों, इसमें होगा जरूर, इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन तख्त श्री हरि मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जिनका नाम पटना साहिब में हुआ था, ठीक नहीं, इनकी जन्मस्थली जहाँ पे है पटना साहिब में। भी प्रकाश वर्ष जो प्रकाश पर्व, तो 400 साल के बाद प्रकाश पर्व, तो पूरे भव्य तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे पटना को सजाया गया था प्रकाश पर्व में। पश्चिम चंपारण के लौरिया के नंदनगढ़ तथा कोल्हुआ सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया के नंदनगढ़ तथा कोल्हुआ सम्राट अशोक के तथा कोल्हुआ जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पूछेगा कोल्हुआ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। लौरिया का नंदनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित और अशोक के द्वारा, अशोक का ये जो है वहां के अशोक स्तंभ है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार के मोतिहारी के केसरिया में स्थित है। पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, मोतिहारी के केसरिया में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में है। चलिए अगला देखते हैं। गोलघर कहाँ के? बिहार की राजधानी पटना में है। पता है ना आपको? गोलघर जो है गांधी मैदान के पास में है, बिहार की राजधानी पटना में है गोलघर। बिहार के औरंगाबाद जिले में पूछेगा देव सूर्य मंदिर कहाँ है? तो देव सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में है। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? बिहार के औरंगाबाद जिले में। बिहार के जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। कुछ चीजें, गोलघर कहाँ रहेगा? पटना में।
तख्त श्री हरि मंदिर का किससे संबंधित? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह से, जो पटना साहिब में। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में एक चीज को ध्यान रखना होगा कि जितनी नालंदा विश्वविद्यालय के जो है उस समय दीवालों का हुआ था, लेकिन उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, सीमेंट था नहीं, तो वहाँ ईंट और पत्थर क्या उपयोग हुआ था? प्राचीन काल में ईंट और पत्थरों से बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन सोचे कि सर ईंट और पत्थर को कैसे जोड़ा गया था, तो वहाँ पे सीमेंट की जगह सुर्खी चूना और उड़द की दाल, छोआ और गोंद का इस्तेमाल किया गया था। जिस तरह से आप भूल भुलैया लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ के भूल भुलैया में भी सेम है, वहाँ भी सुर्खी चूना दाल, उड़द की दाल वगैरह से सारा चीज, उड़द की दाल बहुत अच्छा सीमेंट का काम करता है, और छोआ तथा गोंद से उसको ईंट को जोड़ा गया। तो वहाँ की दीवाल के भी कहा जाता है कि भूल भुलैया जो लखनऊ में है वहाँ दीवाल के भी कान होते हैं। दीवाल का कान का मतलब ये हुआ, एक लंबा सा दीवाल है, तो मान लीजिए कि एक दीवाल के एक जगह पे आप क्या करेंगे, कान सटाएंगे। अब बहुत दूर जा करके कोई उस दीवाल जो सीधा, मान लीजिए कि कोई 50 फीट अगर लंबा दीवाल है, ठीक है, तो 1 फीट मान लीजिए कि यहाँ पे कान अपना दीवाल में सटा लिए, और 50 फीट पे जा करके 50 फीट पे जा करके कोई धीरे धीरे साए साए बोलेगा ना, तब भी इसकी आवाज यहाँ कान में सुनाई देगी। तो कहा जाता है वहाँ दीवाल के भी कान होते हैं, यानी दीवाल से भी आवाज जो है पास होता है। अगला देखते हैं साथियों, ये पार्ट 5 आपका खत्म हो गया। देखिए ये सारा देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, देखिए बहुत बिहार के स्मारक की में, देखिए ये अशोक स्तंभ है, ये अशोक स्तंभ है, देख रहे हैं, ये लौरिया और कोल्हुआ का अशोक स्तंभ है। और सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप जो दिया गया है वो कहाँ है? केसरिया में। ये वैशाली का बौद्ध स्तूप है, देखिए यहाँ पे देखिए शेर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए शेर बैठा हुआ है। ये केसरिया का स्तूप है, देखिए सबसे ऊंचा। ये पटना का गोल घर है, देख रहे हैं यहाँ पटना का गोल घर है। ये औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, देखिए कितना हाइट पे है सूर्य मंदिर है ये। पावापुरी का जल मंदिर है ये, देखिए जल मंदिर है ये पावापुरी का जल मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा जल मंदिर, महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। गोलघर कहाँ है? पटना में। जल मंदिर कहाँ पे है? कर सकते हैं ना, जल मंदिर कहाँ है आपको पता है? पावापुरी में, भर सकते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है। नालंदा रहा है राजगीर में। विक्रम कहाँ है? भागलपुर में ना। गोलघर कहाँ है? पटना में। सारी चीजों को मैंने आपको पहले ही बता दिया था साथियों, जितने भी सवाल आपसे बन सकते हैं मैं बता दिया था। कक्षा 5 है, पार्ट 6 सिंचाई के साधन, ठीक है। सिंचाई के साधन, इसमें 2-3 सवाल बनेंगे मत। एक निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है, ठीक। अब जो है रोहट पूछेगा, देखिए रोहट, रोहट क्या है? तो ये सभी हमारे रोहट, नहर, पाइन और जलकूप, ये सभी हमारे सिंचाई के, क्योंकि बिहार वाले नहर, पाइन और जलकूप समझते हैं, लेकिन रोहट नहीं जानते हैं। रोहट जो है, तो रोहट क्या है? ये हमारे सिंचाई के साधन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें सिंचाई के साधन जो पार्ट 6 है, देखिए ये देखिए कुआं में लगा मोटर पंप है, यहीं से क्या होता है, देखिए ये कुआं में देखिए एक पाइप लगा हुआ है, अगर देख पा रहे हो तो देखिए यहाँ पाइप लगा हुआ है, कुआं के अंदर जा रहा है, कुआं जिसको मन इनार कहा जाता है। और यहाँ से मोटर पंप लगा और यहाँ से पानी को खींचेगा, और यहाँ से देखिए यहाँ से मेड़ बना हुआ है, खेतों में जाएगा और पटेगा। आगे भी देखेंगे इसमें। देखिए ये रोहट है, ये रोहट जो होता है इसमें क्या होता है कि बड़ा सा कुआं है, और वहां पे एक जो है पहिया लगा दिया जाता है, और पहिया से क्या किया जाता है कि बैल को क्या किया, जैसे हम लोग पहले जो सरसों उरसों जो है होता था, जैसे देखते सरसों धान वगैरह, उसको बैल से हम लोग घुमाते थे, पूरा उसको बैल से रदवाते थे। उसी तरह से जैसे जैसे बैलवा जो घूमेगा उसी तरह से ये चकिया नाचेगा, चकिया नाचेगा। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से जैसे तिल, यहाँ से बाल्टी से जैसे वह घींचेगा, जैसे बाल्टी यहाँ लगा हुआ है, देखिए बाल्टी यहाँ से नाच के जाएगा, और यहाँ से चेन लगा रहेगा, पुली, इसको पुली कहते हैं, और चेन लगा रहेगा, और इसी से पनिया जाकर देखिए सब यहाँ से जा रहा है, पानी देखिए यहाँ गिर रहा है, यहाँ पानी गिर रहा है, और पानी यहाँ से गिरते हुए यहाँ से नाला होते हुए अपने खेतों में जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि रोहट में किस जानवर का, तो बैल का प्रयोग किया जा सकता है, गधा का प्रयोग किया जा सकता है। नलकूप है, नलकूप आपको पता है जो पंपिंग सेट कहते हैं हम लोग के यहाँ, वही चीज है। नहर, नहर से भी पानी पटवन होता है, सब लोग आप लोग जानते हैं। पाइन क्या होता है? नहर का छोटा भाई पाइन होता है, आप ये भी चीज को समझते हैं सारा। चलो, जितना खाओ उतना पकाओ, जितना खाओ उतना पकाओ, अध्याय 7 है।
अध्याय 7 में देखेंगे क्या क्या कंटेंट है। अध्याय 7 से जितना देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें खाना की बर्बादी से के लिए मान जो है भरपेट भोजन करने के लिए इसमें से तो इसमें कोई सवाल खास बना नहीं साथियों, इसलिए इसमें कुछ है नहीं। पार्ट 8 में आइए रॉस की जंग मलेरिया के संग, यहाँ रांस नहीं होगा, जो है रॉस की जंग जो है मलेरिया के संग। तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी इसमें बनेंगे साथियों। चलिए, तो इसमें है कि मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मत का मतलब होता है साथियों कि संक्रामक मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है। तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। एक व्यक्ति से दूसरे बीमारी में नहीं, माने क्या होता है, मलेरिया जो है किसी जानवर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सॉरी, मलेरिया मच्छरों के द्वारा, मादा एनोफिली, देखो मलेरिया जो मादा एनोफिली मच्छर के काटने से फैलता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बन गया कि कुनैन का पौधा किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो कुनैन पौधे के पत्तियों से मलेरिया का इलाज होता है। किसका इलाज होता है? मलेरिया का इलाज होता है। कुनैन पौधे के पत्तियों से किसका इलाज होता है साथियों? तो मलेरिया का इलाज होता है। मलेरिया बीमारी का कारण पता करने का श्रेय रोनाल्ड रॉस को जाता है। कह मलेरिया बीमारी का पता करने का श्रेय रोनाल्ड रॉस। पहला प्रश्न, मलेरिया कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छरों के काटने से होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ बन गया कि मलेरिया किस मच्छर का? तो मादा एनोफिलीज के काटने से बनता है। चौथा पांचवा सवाल बने कि कुनैन का पौधों का कहाँ प्रयोग होता है? तो मलेरिया के इलाज में प्रयोग होता है। रोनाल्ड रॉस कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तराखंड राज्य के रहने वाले थे, अल्मोड़ा के। मलेरिया बीमारी का पता करने का में डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को कर्मचारी अब्दुल मरीज हुसैन ने सहयोग किया था। जब उन्होंने किया तो जो मरीज जो हुसैन जो था वो हमेशा से क्या करते थे, रोनाल्ड रॉस ने उनको मच्छर से बार बार कटवाते थे और मच्छर से बार बार कटवाते थे और उस वहाँ से उनको खोज करते थे कि आखिर यहाँ से कैसे सब्जी हुआ। चलिए, तो इतना ही सवाल था, इससे ज़्यादा बस इतना ही सवाल, 5-6 सवाल बनेंगे रोनाल्ड रॉस से। ठीक है, तो सबसे पहले मलेरिया बीमारी का रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। ये कुनैन का पौधा, मादा एनोफिलीज, इतना ही सवाल बनेंगे। अब आपका आ गया पार्ट 9, मैंने नक्शा बनाया। तो इसमें बिहार राज्य की चौहद्दी आप याद रखना होगा। बिहार राज्य के चारों तरफ क्या है? तो उत्तर में क्या है? नेपाल देश है। दक्षिण में क्या है साथियों? झारखंड है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। बिहार की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और बिहार की सीमा जो है एक देश से मिलती है, वो क्या है? नेपाल है। ठीक, बस इतना ही तो आपको याद रखना है। बस ये बड़ी अच्छी बातें देखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत, अगर भारत की बात करते हैं, भारत के भी उत्तर में जो है, देखेंगे भारत के भी उत्तर में जो है वो नेपाल है, नेपाल देश है। बिहार के भी उत्तर में देखेंगे तो नेपाल है, बिहार के उत्तर में भी नेपाल है ना। तो ये चीज है, तो बस याद रखना है। पाठ 10 है हमारी फसलें हमारा खान पान। ठीक है, तो पाठ 10 में कि बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत बार ये भी पूछा जाएगा कि गर्मी के दिनों में लगाने वाली फसल को क्या कहेंगे, तो वहां पर भी ऑप्शन आपका खरीफ फसल आ जाएगा। तो गर्मी या बरसात कह सकते हैं, गर्मी या बरसात में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, पटसन, जूट, सोयाबीन इत्यादि, ये सब खरीफ फसल। सर्दी में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, सरसों, मटर इत्यादि। तो बरसात में खरीफ, ठीक है साथियों, और जो है सर्दी में कौन सा? रबी फसल। आगे जो है देखेंगे यहाँ कि गर्मी में लगने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं, यानी गर्मा फसल, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी। जैसे गर्मी के दिन में जितने भी ठंडा ठंडा है, ये खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये सारा के सारा कौन सा होंगे? आपके जायद फसल कहलाते हैं। कौन से फसल कहलाएंगे साथियों? जायद फसल। खाखरा देखेंगे, खाखरा, ढोकला, दाल किस प्रकार का भोजन है? गुजराती भोजन है, याद रखेंगे। खाखरा, ढोकला और दाल, प्रश्न पूछा जा सकता है किस राज्य की खाना? खाखरा, ढोकला और दाल गुजराती भोजन। इडली, डोसा दक्षिण भारतीय यानी तमिलनाडु वगैरह की है। पाव भाजी महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है। लिट्टी चोखा बिहार का लोकप्रिय भोजन है। वैशाली केला के लिए प्रसिद्ध है। जमुई प्याज के लिए। कटिहार मक्का, मधेपुरा जो है चना के लिए। दरभंगा मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा मखाना की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? दरभंगा।
चना मधेपुरा के लिए, मक्का कटिहार के लिए, प्याज के लिए जमुई और केला के लिए वैशाली। अगला देख। ठीक है साथियों, तो मुझे लगता है कि देखिए यहीं तक है। तो हमने पार्ट 10, इसमें टोटल 21-22 चैप्टर है साथियों। तो हम लोग अगले पार्ट में, चूंकि वीडियो अगर मैं करूंगा तो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की भी पीडीएफ को पढ़ेंगे, आगे की वीडियो को पढ़ेंगे, कि उसमें आगे की जो 11 से लेके टोटल 21 चैप्टर तक जो भी होगा हम लोग अगले वीडियो में साथियों। हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे बिना एकेडमी ऐप, जो इसका जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों, वहां से आपको डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद साथियों।